अच्छा, एक अनाउंसमेंट तो ये थी कि मैं एक असाइनमेंट शाम को अपलोड करूंगा एलएमएस के ऊपर, और उसके ऊपर 1 हफ्ते का टाइम होगा सबमिट करने का, यानी अगर आज वेंसडे तो नेक्स्ट वेंसडे तक शाम को आप एलएमएस चेक कर लेना, उस पर असाइनमेंट अपलोडेड होगी। वो आपने असाइनमेंट करके तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही एलएमएस के ऊपर ही अपलोड करनी। हम लोगों ने क्विज भी लेना था, लेकिन अब क्विज नहीं ले सकते क्योंकि अभी फिलहाल ऑन कैंपस क्लासेस नहीं है, तो वो इंशाल्लाह जब स्टार्ट होंगी दोबारा तो फिर हम लोग क्विज करेंगे। तो अभी असाइनमेंट 1 जो है वो आपकी। ठीक है एक्सक्यूज जी। मी सर। जी सर वो एक लास्ट लेक्चर में से रिवाइज किया था तो मुझे मुश्किल हो रही थी, वो रेडियक्स कॉम्प्लीमेंट्स जो था सर उसकी समझ नहीं आ रही। कॉम्प्लीमेंट की नहीं रेडियक्स कॉम्प्लीमेंट, वो टेंस कॉम्प्लीमेंट और वो वाला सारा नहीं समझ आ रहा था। वो कुछ इस तरह था लास्ट वाले स्लाइड्स में से ना। अच्छा, उसके लिए एक तो आपको रेडिक्स, रेडिक्स नॉट रेडियस, यस रेडिक्स की बात करें। रेडिक्स यस उसका बेस होता है ना, उसको आप टेंस कह लें या नाइन्स कह लें। तो रेडिक्स तो वो होता है, तो वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट तो हमने किए थे, टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं किए थे। यस सर। सर वो हाँ, उसमें कुछ कैलकुलेशंस थी, वो जो मतलब ऐड करके कुछ इस तरह किया हुआ था, तो वो समझ नहीं था आ रहा कि किस तरह किया हुआ है। उसके लिए आप सबसे पहले देखें, टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट तो हमने वैसे भी लेना भी नहीं है इस क्लास के अंदर। आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट समझे, अगर वो आपको समझ आ जाता है तो बस फिर बाकी ठीक है। नाइन्थ और टेंथ है तो वो सिंपल उसी तरह से ही होता है। लेकिन अभी तो मैं फिलहाल तो क्लास में तो उसको नहीं कवर कर सकता, तो आप देख लें वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट आपको आता है या नहीं। यस सर, वो तो आता ही आता है। तो बस ठीक है, दैट इज गुड एनफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था? सर यहीं तक किया था ये। यहीं तक किया था, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स का। अच्छा, अब हम लोगों ने हम यानी जा एक्सक्यूज मी किस तरफ है जी? सर, ये लास्ट की नेक्स्ट लास्ट स्लाइड कीजिएगा। हाँ, तो सर ये ऑब्जॉर्प्शन वाला जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हम टेबल के थ्रू ही इनको प्रूफ करेंगे। एक्चुअली ना टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक्चुअली बाकी पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। दोनों से किया जा सकता है। अभी हम आगे ना कुछ प्रूफ करेंगे थ्योरम्स के थ्रू, तो वो देखते हैं आप, उसके बाद आप यू विल बी एबल टू प्रूव देम थ्रू थ्योरम्स एज वेल। तो टेबल के थ्रू तो हो ही सकता है ना ऑब्वियसली, लेकिन उसके थ्रू भी होगा। तो अभी हम यही आगे करने लगे हैं। अच्छा, सो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? हम बेसिकली चाह ये रहे हैं कि ना किसी तरीके से हमें जो है ना कुछ जो इक्वेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करना आ जाए, और सिंप्लीफाई करने में हम ये जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं सारे के सारे इनको इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह से अलजेब्रा में भी जब आपके पास एक इक्वेशन होती है तो आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने से वो इक्वेशन सिंपल हो जाती है, आंसर निकल आता है। तो उसी तरह से बूलियन अलजेब्रा में भी आप सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, लेकिन बूलियन अलजेब्रा के ये जो पोस्टुलेट्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, नॉन वाले नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि पिछली क्लास में भी 2-3 स्टूडेंट्स ने बार बार ये कहा कि जी ये जो है ना ये प्लस है, और मतलब अगर 1+1 लिखा हुआ है तो उन्होंने कहा ये 2 आंसर आता है इसका। तो भाई ये प्लस नहीं है, ये और का साइन है। तो बूलियन अलजेब्रा में दिस इज और, इट इज नॉट प्लस। तो अगर 1+1 लिखा हुआ है तो उसका आंसर 2 नहीं है, वो 1 और 1 है, और उसका आंसर 1 ही है। ठीक है, तो ये जहाँ पे डॉट है यहाँ पे ये एंड है, और जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे ये और है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफ। फॉर एग्जांपल ये है जिस तरह से x और x इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, एक तो वही तरीका है कि आप इसमें वैल्यूज डाल के देखें तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन लेट्स से कि अगर हम एक्चुअली इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? सो ये इसका प्रूफ है, x और x था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि x और x को लिया और उसको एंड कर दिया 1 के साथ। अब एनीथिंग एंडेड विद 1 जो है उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज वही आती है। ये वाला जो है ना पोस्टुलेट हमने यूज किया,
postulate number 2b, x ended with 1 is x. So this so यहाँ पे मैं इसके साथ 1 एंड कर सकता हूँ. उसके बाद इस टर्म को मैंने ऐसे रहने दिया और 1 को मैंने लिख दिया x ऑड विद x बार, क्योंकि x ऑड विद x बार इज ऑलवेज 1. ये मैंने पोस्टुलेट 5 यूज कर लिया, 5a, और मैंने कहा कि x ऑड विद x बार इज इक्वल टू 1. और उसके बाद मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया पोस्टुलेट 4b से कि x एंडेड विद y और z इज इक्वल टू xy और xz. एक्सक्यूज मी सर. सॉरी ये वाला हाँ क्या सर ये प्रूफ्स आप पूछ सकते हैं क्या पेपर में? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है. प्रूफ तो शायद मैं नहीं दूंगा करने के लिए, लेकिन ये प्रूफ करने जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कहाँ पे कोई पोस्टुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं. जी सर इतनी डिफिकल्ट तरीके से प्रूफ क्यों है? अगर हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करके टेबल से प्रूफ कर दें, उस तरह भी कर सकते हैं. वो वैल्यूज पुट करने में, हाँ, इसमें तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं x की, तो आप सारे कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं. लेकिन कई दफा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन अगर आ गई तो उसमें आपके लिए मसला हो जाएगा. बहरहाल टेबल से कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर तरीका आना चाहिए ना. तो एनीवे यहाँ पे फिर हमने पोस्टुलेट 4b इस्तेमाल किया है. x और x y z तो हम लिख सकते हैं x और y एंड x और z. ठीक है, तो ये कर लिया है. उसके बाद x into x bar is always 0, so this is equal to, तो ये इस तरह से मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है. उसके बाद सिमिलर प्रूफ है. यहाँ पे हमने कहा कि थ्योरम था x ended with x is always equal to x. x ended with x is always equal to x. इसको अगर आपको मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं. तो इसका ये है कि उसने x को और किया है 0 के साथ, तो एनीथिंग ऑड विद 0 उसमें कोई चेंज नहीं आता. ये जिस तरह 2 है. उसके बाद उसने 5b पोस्टुलेट इस्तेमाल किया है और इसको इस तरह से लिख दिया है. फिर उसके बाद उसने 4a को इस्तेमाल किया है और यूं लिख दिया है, और फिर 5a को इस्तेमाल किया है और फाइनली. सो दिस इज द प्रूफ दैट x एंड x इज ये क्लियर है हर एक को? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, उसके बाद सर हमें भी रेफरेंस देना पड़ेगा बाय पोस्टुलेट प्रूफ्स? नहीं, एक तो मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है, सो इसलिए रेफरेंस की तो बात नहीं आती. और अगर आप जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आपको रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है. राइट. इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्रूफ होता किस तरह से है. ठीक है, तो ये नहीं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि पोस्टुलेट्स कहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अलजेब्रा के अंदर भी आपने सारे रूल्स सीखे हैं ना कि यार उसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं, सारा कुछ. तो उसी तरह से ये सारे हमारे पास तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के. बाद में हम लोग एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका इस्तेमाल करेंगे करने के लिए, जिसको हम कार्नोफ मैप कहते हैं. वो एक ग्राफिक मेथड है करने के लिए. तो वो सो एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन हम कार्नोफ मैप से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक अलजेब्रा को जरा समझ के है. ठीक है, तो इसी तरह से ये एक और है x ऑड विद 1 इज 1. ऑब्वियसली इसका एक सिंपल प्रूफ तो ये है कि x को 0 कर दें तो आंसर 1 आता है, x को 1 कर दें तो भी आंसर 1 आता है. तो इसलिए ये, और x की इसके अलावा क्योंकि बाइनरी वेरिएबल है, तीसरी तो कोई वैल्यू है, तो दिस इज द प्रूफ इज गुड इनफ लाइक दैट. बट उसने इसको एल्जेब्रिक मेथड से किया है, और उसने अगेन उसको 1 के साथ एंड किया है पहले, फिर उसके बाद 5a इस्तेमाल किया है, और फिर उसके बाद 4b, और फिर आखिर में 1 एंड सो ऑन. ठीक है,
एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ये कहती है कि x ऑड विद x इंटू वाई इज इक्वल टू x, यानी इसमें से y इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, y गायब हो जाएगा। सो x ऑड विद x y इक्वल टू x। तो इसका जरा प्रूफ देखें आप लोग आपकी स्लाइड पे सामने, ट्राई टू सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने किस तरह से इसको प्रूफ किया। सर ये क्वेश्चन है सर, ये फर्स्ट लाइन में एक्स वाई कहाँ से ऐड हो रहा है? फर्स्ट लाइन में कौन सा वाला है? x प्लस एक्स वाई, थ्योरम 6a, थ्योरम 6a। थ्योरम 6 ही तो हम प्रूव कर रहे हैं ना कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। ऐड नहीं हो रहा यार, ये और हो रहा है। ओके x और x वाई इज इक्वल टू x उसने 1 का सपोर्ट किया है, जो इसमें 1 आया x एंड 1 और x y, हाँ तो इसमें 1 1 का का इशू खुद डाला है, प्रूव क्यों करना था? क्योंकि x एंडेड विद 1 जो है ना इज x, सो इस x को उसने x एंडेड विद 1 कर दिया। x एंडेड विद 1 ये आप देखें इज x, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, तो उसके बाद उसने उसको एक तरह से कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई, वो x ही बन गया, क्योंकि एनीथिंग ऑड विद 1, एनीथिंग ऑड विद 1 इज ऑलवेज 1। ठीक, इसको अगर वैसे आपने प्रूफ करना हो तो ये उसने ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूफ किया है। यहाँ पे x की वैल्यू थी, y की, x y और x ऑड x y। तो आप ये देखें कि जो भी x की वैल्यू होती है वही x ऑड विद x y की वैल्यू होती है। यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे भी ये 1 है, 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1। तो आप इसको ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, एक और ये अगला थ्योरम है हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम को भी हम लोग जो है ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि x और y अगर होल बार हो तो इसको हम लिख सकते हैं x बार एंडेड विद y बार। इसी तरह से अगर x एंड y होल बार हो तो इसको हम लिख सकते हैं x बार ऑड विद y बार। ठीक है, सो इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब वो एल्जेब्रिक पोस्टुलेट्स के थ्रू भी, और इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसने फिर ये ट्रुथ टेबल के थ्रू किया है। x एंड y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज ली हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। y बार लिया है x प्लस y, और फिर आप उसको कि ये जो x बार y बार है दैट इज इक्वल टू x प्लस y होल बार, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज देते हैं x और y की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर। अच्छा, फिर एक ये हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग कंसेंसस थ्योरम कहते हैं। कंसेंसस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि x y, ठीक है, प्लस x बार z प्लस y z, यानी कि अगर
ये जो है एक तरह से x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स बार है और वाई जी है, और ये वाई जी इसके साथ यहाँ पे आ रहा है, तो ये इलिमिनेट हो जाता है और ये खाली टर्म बन जाती है एक्स वाई प्लस एक्स बार जी। ठीक है, इसी तरह से अगर एंड फंक्शन भी है, एक्स और एक्स बार के साथ वाई और जी आ रहे हैं और ये वाई जी इधर इसके साथ एंड हो रहे हैं, तो ये पूरा वाई जी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। इसका जो प्रूफ है वो ये है, इस प्रूफ को जरा स्टडी करें या बुक के ऊपर लिखें, इसको देखें किस तरह से इसने प्रूफ किया है। QD टू ट्रू बाय डुअलिटी, तो डुअलिटी का लॉ देखेंगे वो क्या कहता है, वो ऊपर लिखा हुआ है। सर जब हम इसको ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए। ये ऐसे ही सवाल है कि जब कैलकुलेटर है तो हम जमा और तफरीक क्यों सीखते हैं, जब गूगल है तो फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर ये वाला इसका सर ये नहीं समझ आया, ये देखें जरा सर ये जो सेकंड लास्ट लाइन है सर यहाँ से नहीं समझ आया ये किस तरह से बन गया है। yes, अच्छा sir. डुअलिटी को देखें ना, पीछे अपनी स्लाइड्स में जाएं जरा, डुअलिटी देखें वो क्या होती है। सर ये वाली स्लाइड्स नहीं मार, इस स्लाइड भी वैसे मैंने LMS पे अपलोड कर दी है। अच्छा चलें, ये आपको डुअलिटी से पता लग जाएगा, ऊपर जाएं तो पीछे क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई ऐसी बड़ी मसला नहीं है, सिंपल सा है, एक दफा आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब आगे हम लोग चलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किसी को किस पे आपने प्रेफर करना है, यानी कौन सी चीज पहले होगी और कौन सी चीज बाद में होगी। तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर भी जो आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनका एक प्रेसिडेंस है, उनका एक ऑर्डर है। जिस तरह से नॉर्मल अलजेब्रा में आपने कहा था बॉडमास है कि मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, सो पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से जब आपने बुलियन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है तो आपने एक ऑर्डर का ख्याल रखना है। और ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी जो आपके ब्रैकेट्स हैं वो, उसके बाद नॉट, उसके बाद एंड और उसके बाद और। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया जाए कि इसको आप लोगों ने करना है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? और उसके अंदर भी आप पहले x और y को एंड करेंगे और फिर उसको और करेंगे z के साथ, ठीक है? तो और फिर उसके बाद आप ब्रैकेट्स के बाद अगला क्या काम है आपका, नॉट का है, तो आप उसको नॉट को करेंगे। तो ये और ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। इसी तरह से इसमें आप पहले इसको एंड करेंगे x y बार को और फिर जो आंसर आएगा उसको और करेंगे z के साथ। ये याद रखना है, पैरेंथेसिस, नॉट, एंड और ऑल। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, नो। तो बस ये याद रखना है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन, जहां से हमारा किस्सा जो है एक्चुअली स्टार्ट होता है, वो है हमारे बुलियन फंक्शंस। बुलियन फंक्शन जो है वो क्या चीज है? सो सबसे पहले तो बुलियन फंक्शन जो है उसके अंदर ये चीजें होंगी। सबसे पहले तो उसके अंदर बाइनरी वेरिएबल्स होंगे, आपके वेरिएबल्स A B C D X Y Z व्हाटएवर,
So it will have binary variables, it will have operators and or and not, ये ऑपरेटर्स होंगे और उसके अंदर पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स होंगे। F1, F2, F3 और F4 ये चार एग्जांपल्स दी हैं बुलियन फंक्शंस की। यहाँ F1 is equal to x by z bar, F2 is equal to x plus y z bar, ये मैं प्लस वैसे बोल देता हूँ, प्लस से मुराद और ये, so this is and और ये फंक्शन है। तो आपको जो है इन फंक्शंस दिए जाएंगे, उन बुलियन फंक्शंस के आपने सर्किट्स बनाने होंगे, लेकिन उन सर्किट्स को बनाने से पहले आपने इन बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो सर्किट बनेगा वो सिंपल होगा। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे एक्स्ट्रा गेट कर देंगे जिन गेट्स की जरूरत नहीं होगी, उनके बगैर भी वो फंक्शन उसी तरह से ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सिंप्लीफिकेशन आनी जरूरी है और इसलिए हमें पोस्टुलेट्स का पता होना चाहिए ताकि हम देख सकें बुलियन फंक्शन को, जब हम देखें तो हम बता सकें कि भाई ये कोई इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब हम इसको आगे देखते हैं इन्हीं बुलियन फंक्शंस को। ये उसने ट्रुथ टेबल बनाया इन फंक्शंस का, तो चूंकि वेरिएबल्स 3 थे तो ऑब्वियसली आपके 8 कॉम्बिनेशंस बन गए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये 8 कॉम्बिनेशंस आपके बन गए और हर कॉम्बिनेशन के ऊपर उसने उस बुलियन फंक्शन को इवेल्युएट किया। सो F1 की इक्वेशन आपके पास थी, F1 इज x एंडेड विद y एंडेड विद z बार। तो उसने देखा कि x की इस वक्त वैल्यू 0 है, 0, तो ये ऑब्वियसली F1 जो है यहाँ पे 0 हो गया। उसी तरह से F2 की इक्वेशन के मुताबिक हमने F2 की वैल्यू रखी, F3 की और F4 की, और उसके बाद अगले कॉम्बिनेशंस पे हम चले गए और फिर हमने इन तमाम फंक्शंस को इवेल्युएट किया इन वैल्यूज के ऊपर टिल वी रीच्ड हियर। यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स को हमने 1 किया और इन फंक्शंस को इवेल्युएट किया और हमारे पास ये वैल्यू। तो ये हम लोगों ने इसका ट्रुथ टेबल बना दिया। अच्छा, अब अगर आप इस ट्रुथ टेबल के अंदर देखें तो if you look at function F3 and F4, they are equivalent. दोनों फंक्शंस सेम जगह के ऊपर यानी सेम वेरिएबल्स के ऊपर सेम आउटपुट देते हैं। तो जो भी अगर 1 1 1 पे ये भी 0 है और ये भी 0 है, 0 0 0 पे ये दोनों 0 है, 0 0 1 पे ये दोनों 1 1 है। तो ये देखें आप, इसका पूरा कॉलम इस पूरे कॉलम से मैच कर रहा है। इसका मतलब कि F4 इक्विवेलेंट फंक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं इनकी इक्वेशन देखूं F3 और F4, तो इक्वेशन वाइज ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है कि F3 जो था वो उसमें कोई गुंजाइश थी सिंप्लीफाई होने की, जो कि नहीं किया गया। इस वजह से क्या हमें नुकसान हुआ? हमें नुकसान ये हुआ कि जब हमने F3 को इम्प्लीमेंट किया गेट्स में, गेट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास ये सर्किट बना, ठीक है। और जब हमने F4 को इम्प्लीमेंट किया गेट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास ये सर्किट बना। एज यू कैन सी कि ये सर्किट जो है, ये नीचे वाला F4 वाला, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये नीचे वाला सिंपल है और ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड है। तो कोशिश हमने यही करनी है कि हमारे इकोनॉमिकल सर्किट्स बने, तो कम से कम गेट्स जो हैं वो हम लोग इस्तेमाल करें। बहरहाल ये उसने तीनों फंक्शंस की F2, F3 और F4 की इम्प्लीमेंटेशन बना के गेट्स के साथ दिखाई है। तो आप जरा इस इम्प्लीमेंटेशन को देखें गौर से। इस मसला इसको लेट्स स्टार्ट विद सिंपल वन एंड सी कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है एंड डज इट मेक सेंस। तो जरा गौर से देखें, अगर इसमें कोई चीज समझ ना आए तो पूछ सकते हैं।
ठीक है जी, क्लियर है हर एक को कि ये बुलियन फंक्शन गेट्स में किस तरह कन्वर्ट हुआ है? जी सर। यस सर। ओके, so anyways, yeah, this is an announcement. Assignment number 1 will be uploaded on LMS today, due within 1 week. Check LMS is leaving today for the assignment. All assignments should be uploaded on LMS in PDF format. No late submissions will be accepted. जी, अब बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? सर लास्ट स्लाइड पे जाइए। जी सर ये यहाँ पे F3 के अंदर जब हमने प्लस के बाद x का वो लेना है, तो वो x आगे से नहीं हम लेंगे, यहाँ पे लग रहा है सर्किट गलत है। किस पे F2 F3 किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने सुना नहीं, F2 या F3 या F4? F3 F3 में x बार ठीक नहीं है। ये पहली टर्म जो है x बार y बार z, देखना ये x बार, ये y बार और z डायरेक्टली जा रहा है, ये ठीक है पहली टर्म। ये करेक्ट है। दूसरी है x बार y z, तो x बार यहां से जा रहा है, x बार ही जा रहा है, सर y डायरेक्टली x बार नॉट के बाद नहीं उसको कनेक्ट करेंगे, नॉट के बाद ही कनेक्टेड है। ये देखें, ठीक है सर, वो ये थर्ड वैल्यू का मिस्टेक ओके। तो एक तो ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस हमने करनी है। इसमें पहली बात तो ये कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लिटरल क्या होता है, जहाँ पे टर्म बुक में भी आएगी या मैं इस्तेमाल करूंगा या स्लाइड्स में इस्तेमाल होगी, तो लिटरल होता है प्राइम्ड और अनप्राइम्ड वेरिएबल। प्राइम का मतलब है यानी वो जो बार आप डालते हैं ना, इसको कन्वर्ट करना। तो प्राइम्ड और अनप्राइम्ड वेरिएबल एन इनपुट टू अ गेट, तो दिस इज कॉल्ड अ लिटरल। तो इसको आप वेरिएबल कहते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग लिटरल कहते हैं। टर्म क्या है इम्प्लीमेंटेशन में? तो सर जो वैल्यू हम गेट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिटरल है, वो लिटरल है। x मसलन x लिटरल है, x बार लिटरल है, y भी लिटरल है। यानी जहां पे आप अलजेब्रा में वेरिएबल की टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ पे हम उसको वेरिएबल नहीं कहते, लिटरल कहते हैं। श्योर सर। ओके, और फिर टर्म क्या है? टर्म है इन लिटरल्स को मिला के जो एक कोई चीज बनती है, वो टर्म है। सो यहाँ पे x y एक टर्म है, x और y एक टर्म है, ठीक है ना? ये सारी टर्म्स हैं हमारी। ओके, yx yzx, मतलब ये सारे कोई भी कॉम्बिनेशन का जो है दैट इज अ टर्म। हमारा टारगेट क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं अनप्राइम्ड वेरिएबल कौन सर? जी अनप्राइम्ड वेरिएबल कौन से होते हैं? अनप्राइम्ड होते हैं जिसपे बार नहीं होती। x और y अनप्राइम्ड है, x बार और y बार प्राइम्ड है। ओके सर। ओके, तो अच्छा, अब हम लोगों का टारगेट क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि द मिनिमाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ लिटरल्स एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इससे क्या होता है? सर्किट विद लेस इक्विपमेंट बनता है। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई होगी F1 F2 F3, और हमने उसके लिटरल्स को कम करना है। यानी कहीं पे अगर हम x या y या z किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, और साथ हमने उसके अंदर जो टर्म्स हैं सारी की सारी वो जितनी कम कर सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि हर टर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गेट चाहिए। जो भी टर्म है आपकी, उसके लिए एक गेट चाहिए। तो अगर आपकी 6 टर्म्स हैं तो आपको 6 गेट चाहिए। 6 टर्म्स की अगर आप 5 टर्म्स बना देते हैं तो आपको 5 गेट चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। अच्छा, चौथा पॉइंट इसमें ये है कि इट इज अ हार्ड प्रॉब्लम, नो स्पेसिफिक रूल्स टू फॉलो। सो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी रूल नहीं बता सकता
ये अलजेब्रा कितना है आपने खुद ही एक तरह से तुक्के मार के फाइंड आउट करना है कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस पे आप इतने परेशान ना हो, क्योंकि अभी हम इस तरह से सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका एक ग्राफिक मेथड सीखेंगे और उस ग्राफिक मेथड से आप हर दफा सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए कार्नोफ मैप्स बना के। तो वो बड़ा सिंपल हो जाएगा और हर इक्वेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो। बहरहाल बात ये है कि अभी हमें फिर भी कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन भी करनी आनी चाहिए। जी जनाब। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो एक्चुअली सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर देखिए जिस तरह वो थ्योरम्स दिए हुए हैं और जिस तरह ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो सर हम इस चैप्टर में से मतलब बेसिकली करेंगे क्या इस सैंपल में से? आप ये मसलन मैं आपको ये इक्वेशन दे सकता हूँ और मैं इसको कह सकता हूँ कि इसको मिनिमाइज करें। मैं आपसे प्रूफ नहीं मांगूंगा, मैं आपसे पोस्टुलेट नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि क्या आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। है ना परेशानी वाली बात? यस सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये आप तो ये नहीं कह रहे थे, आप तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप पूछेंगे क्या। मैंने आपको बता दिया कि ये मैं पूछूंगा। वही तो बात है, बात तो परेशानी वाली है कि मतलब करेंगे किस तरह से। हाँ करेंगे। सर ये फिर हमें आंसर को अपना बार वेरीफाई करना पड़ेगा या थ्रू टेबल से या किसी और तरीके से, इसी तरह से वेरीफाई कर लें। तो मैं ये भी देखूंगा ना आपने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया, मतलब आप अन्य वाई चल पड़े हैं या आपने कोई पोस्टुलेट लगाया है या नहीं किया। हो सकता है आप एग्जैक्ट वहां तक ना पहुंचे, हो सकता है आप एक स्टेप पहले रुक जाएं, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा तो आप ही कुछ करेंगे ना। तो इसका मतलब हमें पोस्टुलेट्स याद करने पड़ेंगे मतलब सही तरह से प्रॉपर्ली। हाँ मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। यस सर। बहरहाल ट्रुथ टेबल से कर लेना। आई डोंट नो, मतलब अब यार कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, अब ये तो नहीं हो सकता कि नहीं जी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ना। यस सर, वो सर आप पूछ रहा था मतलब चॉइस प्रोवाइड करेंगे कि ट्रुथ टेबल से कर ले या उससे कर ले। नहीं चॉइस कोई नहीं होगी। अगर मैं कह दूं ट्रुथ टेबल से कर लें तो फिर तो ज़ाहिर है ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रुथ टेबल से कर लें। चलें अभी आप ना अपने ग्रेडों की फिक्र ना करें, अभी आप ना चीज को समझने की कोशिश करें। बेसिकली मकसद आपका है समझना। ग्रेड क्या आता है वो इररिलेवेंट है। मेरे नजदीक तो जो है ना ग्रेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सही आती है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका दिमाग खुल गया है, आप उस दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नहीं आता, आपका ए ग्रेड भी आ गया, आपका दिमाग बंद है, आप उस दिमाग को आगे इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। तो असल में तो बात ये कि हमने आपके दिमाग को खोलना है कि हर तरह की चीज आप समझ सकें, कर सकें, हर तरह से आप सोच सकें। एक ही मसले को सॉल्व करने के 20 तरीके होते हैं। जब आपको 20 के 20 तरीके आते हैं ना तो आप बेहतरीन सोल्यूशन पे जाते हैं। एक और बंदा उसको सिर्फ एक ही तरीका आता है, कल को वो तरीका काम नहीं करेगा, बस वो फंस जाएगा। तो ये फर्क होता है पढ़े लिखे आदमी में और जाहिल आदमी में। जाहिल आदमी एक काम को कहता है बस मैं इसको एक ही तरीके से करूंगा, बस यही एक तरीका है। वो पैदा होता है, वो उस तरीके से उस काम को शुरू करता है, जब वो मरता है तो वो उसी तरह उसको काम को कर रहा होता है, वो अपने बेटे को भी वही सिखा के जाता है। जबकि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो 20 और तरीके सीखता है उसी काम को करने के, और उसमें से एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका निकाल लेता है। ठीक नहीं? ठीक बात यस सर, है ना? आप अगर दूसरे बनाते हैं, हाँ अब हमारे यहाँ कोटेशंस लिखनी चाहिए। हाँ हमारे यहाँ यही मसला है ना कि हम लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीच कोई बात नहीं यार। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ये थिंकिंग का फर्क है, यानी कल्चरल डिफरेंस। मैं आपको एक छोटा सा चले काफी एक वाकया आपको मैं सुनाता हूँ ताकि आप थोड़े से फ्रेश भी हो जाए इस बात से। सुन रहे हैं सारे लोग? जी सर। यस सर। अरे इस काम अच्छा तो यस सर। ये जो है ना कोई तकरीबन 100 साल पुरानी बात है, ठीक है। नया नया टेलीफोन आया था। तो जब टेलीफोन के एक्सचेंजेस बने ना नए, तो वो एक्सचेंज इस तरह होते थे कि उसमें ना जैक्स होते थे लगे हुए, वो मैनुअल होते थे। तो आप फोन करते थे तो ऑपरेटर फोन उठाता था, तो ऑपरेटर को कहते थे कि जी मेरी आप जाहिद साहब से बात करा दें।
तो वो जाहिद साहब का सामने एक स्लॉट होता था, वहां पे वो आपकी तार फिजिकली एक जैक होता था, जैसा हेडफोन का जैक होता है ना, वो उसमें डाल देता था, तो आपका जाहिद साहब से कनेक्शन हो जाता था, और फिर बात करने के बाद वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता था। तो ये मैनुअल एक्सचेंजेस होते थे। फायर ब्रिगेड को भी कॉल करना है तो आप ऑपरेटर को बताते थे, तो ऑपरेटर आपकी कार जो था ना फिजिकली फायर ब्रिगेड के ऑफिस कनेक्ट कर देता था। तो ऑपरेटर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड होता था, और उस बोर्ड पे जितने लोग होते थे उनके नाम लिखे होते थे। तो ये सारा का सारा मैनुअली होता था। अच्छा, तो एक बंदा था, उसका नाम था स्टोजर। स्टोजर जो है, इसने बनाया ऑटोमेटिक एक्सचेंज, यानी कि इसने ये पूरा वो एक्सचेंज बनाया जो कि जिसमें फिर आपके पास फोन था, जिसमें आप एक नंबर खुद डायल करते थे और वो कनेक्ट ऑटोमेटिकली उस बंदे से हो जाता था, ऑपरेटर की जरूरत नहीं रहती। तो फिर बाद में ऑपरेटर खत्म हो गया और हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजेस आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस आ गए। अब आप सिर्फ नंबर दबाते हैं और वो हो जाता है, सो ऑन। तो उसने उसको हम लोग मुजिब कहते हैं, स्टोजर को, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजेस का। ठीक बात। अच्छा, और उसने ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज बनाया। अब स्टोजर था, स्टोजर स्वीडन में था, और ये उसकी ही ये कंपनी फिर बाद में बनी थी जो कि एरिक्सन है, और एरिक्सन ने एक्सचेंजेस बनाए। तो असल में स्टोजर कौन था? स्टोजर जो था वो स्वीडन में गोरकन था, कब्रें खोदता था, वो मुर्दे दफन करता था। अच्छा, अब उसका एक राइवल भी था, एक और भी बंदा था जो कपड़े खोदता था। तो वो जो दूसरा उसका राइवल था जो कपड़े खोदता था ना, उसकी बीवी एक्सचेंज में ऑपरेटर थी। तो जब कोई बंदा फोन करता था कि जी मेरे घर डेथ हो गई है, मुझे कोई कपड़ा खोदने वाला भेज दे, तो वो जो कि उसकी बीवी उधर बैठी हुई थी, उसका जो था राइवल, तो वो हमेशा अपने हस्बैंड का नंबर मिलाती थी। और इस बेचारा जो स्टोजर था, इसको कोई बिजनेस ही नहीं आता था, क्योंकि वो जिसकी भी डेथ होती थी वो ये तो नहीं कहते थे हमने इससे करना है, वो कहते थे यार हमें कोई भेज दो कपड़े खोदने वाला। तो वो अपने हस्बैंड का नंबर मिलाते थी और उसका हस्बैंड जाके बिजनेस ले लेता था। तो स्टोजर जो था वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार इस तरह तो मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं, जो बंदा फोन करता है वो उधर चला जाता है। तो उसने कहा कि ये फिर ऑपरेटर को नहीं होना चाहिए बीच में, और उसने पूरा का पूरा टेलीफोन एक्सचेंज बनाया बैठ के, मैकेनिकल, कि आप कोई भी बंदा नंबर डायल करेगा, अगर उसको गोरकन चाहिए तो गोरकन का नंबर 01 होगा, अगर उसको फायर ब्रिगेड चाहिए तो उसका ये, तो उसने हर चीज एक नंबर लिखा, और ये पूरा एक सिस्टम बनाया जिसमें फिर इरेक्सन कंपनी जो थी, जो अब टोनी इरेक्सन है, वो बनी, और उन्होंने ये पूरे एक्सचेंजेस बनाए। तो ये उसने एक नया तरीका अपने मसले को हल करने के लिए, आप देखेंगे उसने एक और सोल्यूशन दिया, और फिर पूरी दुनिया में वो सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ, और वो बंदा अरबपति भी हो गया। तो ये है तरीका। तो जब कोई मसला आए तो सिर्फ एक सीधा हल नहीं होता, उसके 20 हल होते हैं। ठीक? जी सर। जी सर। तो अगर वो कब्र खोदने वाला बंदा पूरा एक्सचेंज बना सकता है, तो आप लोग तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो कायदा पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो बेचारा ऐसे जाहिल सा आदमी था। सही है सर, सर बनाते सही हैं है। इंशाल्लाह। हाँ सर इंशाल्लाह। हमें सर हमें सासे कंपनी शुरू हो गया है। हाँ नहीं नहीं, एहसास कंपनी की जरूरत ही है, लेकिन बात यह है कि अपने जहन को बस खुला रखें, और सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, वो हर मसले के, बस आपने ये याद रखना है कि 20 तरीके से एक मसला हल होता है, एक तरीके से नहीं होता। अगर आपको नहीं वो 20 तरीके नजर आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अभी आपको और सोचने की जरूरत है, और थोड़ा सा अपने बॉक्स में से निकलें, तो बाहर निकलेंगे तो फिर आपको और भी सोल्यूशन नजर आएंगे उसी मसले के। एक सोल्यूशन नहीं होता। खैर चलें, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, बस इन सर सारी चीजों को। हमें हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, सही है ना? बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और जो चीज है कि भी एक तरीका है, बस वो घिसा है, आप उसी को इस्तेमाल किए जाए। नहीं, आपने ये सोचना है कि यार इसको मैं बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ, कोई और तरीका है। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके सामने खुद ही चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि यार कोई भी काम आप ले लें, ये तो मैंने एक बताया ना आपको एक्सचेंज बनाने का, लेकिन कोई छोटा मोटा भी काम आप ले लेना, तो आपने देखना, ये जरूर सोचना है कि मैं इसको बेहतर किस तरह कर सकता हूँ, इसका कोई और तरीका होगा इसको बेहतर करने का। चलें अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, बस 5 मिनट और पढ़ लें, फिर उसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ये मेरे पास इक्वेशन थी, x ended with x bar और y,
और इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। अगेन कोई रूल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जी आप सबसे पहले ये कर लें या वो कर लें। उसने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि ये आप कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, तो x इंटू एक्स बार और x इंटू वाई, और उसके बाद उसने कहा कि x इंटू एक्स बार जो होता है, यानी x एंडेड विद x बार, ये हमेशा 0 होता है। तो इसने इसको कर दिया कि ये 0 है ऑड विद एक्स वाई, और 0 को जब भी हम किसी चीज के साथ और करते हैं वही चीज हमारा आंसर बन जाती है। सो ये उसने बना दिया एक्स वाई। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन है। मतलब तो अब आप कह सकते हैं कि जो x एंड y का आंसर होगा वो x एंडेड विद x बार और y का होगा। हाँ, मतलब इस पूरी टर्म का भी अगर आप ट्रुथ टेबल बनाए ना, इस पूरी टर्म का और इसका ट्रुथ टेबल बनाए, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। यस सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखें, उसने किया x ऑड विद x बार, इसको उसने इस फॉर्म में लिख दिया। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। ये हमने एक पोस्टुलेट यूज किया है। मैं पीछे जाता हूँ। ये वाला यस सर। ये यूज करते हुए वो आ गया। तो उसने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद पता लगा कि x और x बार ये हमेशा 1 होता है, तो इसकी जगह उसने 1 कर दिया, और फिर 1 एंडेड विद एनीथिंग, हमेशा एनीथिंग होता है, तो वो एनीथिंग उसने x प्लस वाई एंड सो ऑन। तो ये है कभी कंसेंसस थ्योरम में डुअलिटी है, तो इसमें ज्यादा आप लोग कभी टेंशन ना लें, बस कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेशन आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही अच्छी तरह। बिल्कुल, अगर आपका परफेक्ट आंसर नहीं भी होता तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थ्योरम्स कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए। सर जी सर, अगर हम ऐसा कर लें, पहले जो मैं इक्वेशन दी है उसका ट्रुथ टेबल बना लें और देख लें इसका आंसर क्या आता है, फिर देख लें इसके ट्रुथ टेबल का कि दूसरे किसके साथ मैच होता है, फिर इक्वेशन यार, वो किस तरह आप ट्राई करेंगे? देखिए ना, ट्रुथ टेबल आपने एक बना लिया, अब आप कितने एक्सप्रेशंस लेंगे और उनके ट्रुथ टेबल बनाते जाएंगे और फिर देखेंगे कोई ट्रुथ टेबल मैच होता है या नहीं होता। बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम। आप एक सिंपल हाँ, अगर आप एक सिंपल इक्वेशन को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये मेरा आंसर सही है या नहीं सही, तो वो तो आप एक ट्रुथ टेबल बना के कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कितनी ट्रुथ टेबल बनाएंगे? ये बात है ना। ऐसा ही है सर। तो चलें, कोई बात नहीं, अभी आप इसको समझें, जितना समझा जाता है फिर हम आगे इसके लिए आसान मेथड्स भी निकालेंगे। तो ये बस आखिरी टॉपिक है, ये थोड़ा सा हम देखें फिर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। सो अगर किसी फंक्शन का, ये जो f1 f2 है, इसका आपको कहा जाता है जी इसका आप कॉम्प्लीमेंट लें। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपने किस तरह से लेना है कि आपने उस फंक्शन के जो है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट लेने में आप ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जितने भी लिटरल्स हैं, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं, को इन्वर्ट कर दें। मतलब जहां ए है ए बार कर दें, और अगर ए बार है तो ए कर दें, और जहां पे और लगा हुआ है वहां पे एंड कर दें, और जहां पे एंड लगा हुआ है वहां पे और कर दें, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला फंक्शन था ए और डी और एफ, और इसका आपने कॉम्प्लीमेंट इस पूरे फंक्शन का। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आप इस रूल के तहत इसको इस तरह बना सकते हैं। ये वो एक तरह का डिमॉर्गन्स थ्योरम ही है। इसी तरह से अगर ये वाला फंक्शन है और इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका फंक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है कि वो जो फंक्शन, अगर एक फंक्शन आपका है
और उसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या होता है कि ओरिजिनल फंक्शन जहां पे 1 होता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन 0 हो जाता है, और जहां पे ओरिजिनल फंक्शन 0 होता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन 1 हो जाता है। तो उसको अगर आपने एल्जेब्रिकली चेंज करना है तो फिर आप इस रूल के तहत आप चेंज करेंगे कि a function is obtained by interchanging and and or operators and complementing each literal। ठीक है, क्लियर है हर एक को? सिंपल इनफ। यस सर। कॉम्प्लीमेंट का आप आराम से ले लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की क्लास होगी तो उसमें हम कवर सर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स में एक दफा दोबारा आइएगा जरा। जी तो कॉम्प्लीमेंट्स वाली स्लाइड खोलिएगा एक मिनट। यार ये कॉम्प्लीमेंट वाली स्लाइड ही है क्या? यस सर। यही है सर हाँ, यस सर। ये हाँ। सर इसके ऊपर ये जो लिखे हुए हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह, ये क्या चीजें की हुई हैं? यार ये डिमॉर्गन्स थ्योरम हमने पढ़ा था ना। यस सर। ये तो उसने डिमॉर्गन्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई किया है ठीक है। प्रूव करने के लिए ना कि ये जो है यानी कि ए और बी और सी होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार, यानी वही ना एंड और फंक्शन एंड बन गया और जो लिटरल्स हैं वो इन्वर्ट हो गए हैं। श्योर सर। हाँ ये वही चीज है, उसको सिर्फ उसने प्रूव किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके यार, थैंक यू, गुड लक, इंशाल्लाह कल बाकी क्लास करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। एक सेकंड, मैंने अटेंडेंस आप लोगों की डाउनलोड है चीज, अटेंडेंस में डाउनलोड कर श्योर सर। इस काम के लिए आप लोग आए हैं वो तो होते हैं 24 मार्च PLD 2A। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।